नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के आमने सामने कार्यक्रम के इस अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रजातंत्र में सुशासन और गुड गवर्नेंस का कितना महत्व है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ महानगरों से लेकर देश के दूर दराज के हिस्सों में बसे आम आदमी तक कितने प्रभावशाली ढंग से पहुंचता है, ये सब कुछ निर्भर करता है सुशासन पर। सरकार की व्यवस्था किस तरह से बेहतर बने और किस तरह से उन सारी चीज़ों से लोगों का साबका अच्छे से बना रहे, इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करने के लिए आज हम मौजूद हैं भोपाल में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के परिसर में। और बातचीत के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं संस्थान के निदेशक श्री अखिलेश अर्गल जी। अर्गल साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। अर्गल साहब के बारे में आपका परिचय करा दूं। अर्गल साहब 1986 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं भारतीय वन सेवा के, और मुख्य वन संरक्षक रह चुके हैं पहले, और वर्तमान में अभी उनके पास इस संस्थान के संचालक का दायित्व है। तो हम बातचीत की शुरुआत के साथ इस बात का पड़ताल करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए इस अटल बिहारी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान की स्थापना 2007 में एक स्कूल के रूप में हुई थी। इस स्कूल का नाम था सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल। बाद में इसका दर्जा बढ़ाकर अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का दर्जा इसे प्रदान किया गया। ये फिलहाल संस्थान मध्य प्रदेश का एक शीर्ष संस्थान है। इसके शासी निकाय में मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, और संस्थान की किस तरह की गतिविधियां संचालित हो रही है, आज के कार्यक्रम में हम अर्गल जी से इसी बारे में बातचीत करेंगे। सर, बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं, और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस संस्थान की स्थापना कब और कैसे हुई, किन उद्देश्यों को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मंथन का आयोजन किया जाता है एक अंतराल पर, जिसमें कि जो शीर्ष स्तर पर बैठे हुए जो मंत्रीगण हैं, सीनियर अधिकारी हैं, सभी लोग, जिला कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, सभी लोग मिलकर के विचार मंथन करते हैं कि राष्ट्र शासन की योजनाओं को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, किस तरीके से नागरिकों को इसका लाभ पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में वर्ष 2007 में पहला मंथन का आयोजन हुआ था। जनवरी में मंथन का आयोजन हुआ था, और उसमें यह बात निकल कर सामने आई थी कि सुशासन पर कार्य करने के लिए एक अलग से संस्था होनी चाहिए। और इसी कड़ी में जून 2007 में मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि सुशासन एवं नीति विश्लेषण के नाम से एक संस्था बनाई जाएगी। और 7 सितंबर 2007 से इस संस्था की स्थापना की गई, और प्रोफेसर HP दीक्षित इस संस्था के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए। जी, तो तब से लेकर अब तक की ये विकास यात्रा संस्थान की किन पड़ावों से गुजरी है? मुख्य रूप से आप क्या मोटे तौर पर किन चीज़ों को रेखांकित करना चाहेंगे? यह भी एक बहुत रुचिकर स्टोरी है जी। जैसा कि आप जानते हैं, किसी संस्था को बनाने का काम सबसे कठिन होता है। उसको संस्था को जो शुरुआती जो समस्याएं हैं उनसे गुजरना पड़ता है। यह संस्था भी उसी तरीके की परेशानियों से गुजर करके आज इस मुकाम पर पहुंची है। संस्था में जब महानिदेशक की नियुक्त हो गई थी, उसके बाद फिर संस्थान के स्टाफ की संरचना का मुद्दा आया, उसको बनाया गया। उसके बाद संस्था का स्वरूप क्या होगा, इस पर विचार विमर्श किया गया, और यह निर्णय लिया गया कि संस्था एक स्वशासी संस्था के रूप में कार्य करेगी। और उस समय से लेकर आज तक ये संस्था एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में कार्य कर रही है, जिसकी की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिसमें कई मंत्रीगण शामिल हैं, और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी की जो है उसके जो चेयरमैन हैं, उसके चेयरमैन संस्थान के महानिदेशक हैं। जब संस्था ने कार्य शुरू किया था तो उस समय जो नया नर्मदा भवन है उसमें 2 कमरों से संस्था ने काम शुरू किया था, और उसमें कुल मिलाकर 5 अधिकारी कर्मचारी थे जब कार्य की शुरुआत हुई। और उसके बाद 1 वर्ष लगभग समय लगा, जिसमें कि संस्था के नियम बनाने में, संस्था के रेगुलेशन बनाने में, संस्था के लिए स्टाफ की व्यवस्था करने में। और वर्ष 2009 कहें कि जनवरी 2009 से संस्था ने मुख्य रूप से अपना काम शुरू किया, जो कि
नीतियों से संबंधित, कार्यक्रमों से संबंधित जो उसका मुख्य उद्देश्य है, उस कार्य को शुरू किया। तो इस संस्थान का ये जो नया आधुनिक भवन है, ये कब बनकर तैयार हुआ? ये संस्थान का भवन के लिए संस्था द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन है, उनको निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया था, और पर्यावरण नियोजन संगठन है, उसको आर्किटेक्ट नियुक्त किया है। और वर्ष 2009 में संस्था के भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ, और 25 सितंबर 2014 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस भवन का लोकार्पण किया गया है। जी, अर्गल साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि चूंकि इस संस्थान का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से जुड़ा हुआ है, और उनकी प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था के साथ साथ बहुत ज़्यादा जोर सुशासन की तरफ होता था, ताकि सरकार के किए जाने वाली गतिविधियों का, कामकाज का असर आम आदमी तक बहुत अच्छे ढंग से पहुँच सके। तो संस्थान चूँकि अटल जी के नाम से जुड़ा हुआ है, तो आप मुख्य रूप से बताएं कि वर्तमान में इस समय आधुनिक के इस दौर में किस तरह की गतिविधियां सुशासन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही हैं? अगर हम संस्था का उद्देश्य देखें तो सिर्फ संस्था का पूरा उद्देश्य ही सुशासन की दिशा में कार्य करना है। और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि सुशासन पर कार्य करने वाली ये देश की दूसरी संस्था है। एक और संस्था सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद में है, और ये मध्य प्रदेश को ये गौरव प्राप्त है कि इस तरीके की ये संस्था मध्य प्रदेश में है। हमारे जो, अगर हम संस्था के उद्देश्य देखें तो मुख्य रूप से हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मिशन है, विज़न है, कि सबसे जो आखिरी पड़ाव पर जो आम आदमी है, उसको किस तरीके से हम शासकीय योजनाओं का लाभ बेहतर ढंग से दिला सकें, किस तरीके से उसको शासकीय योजनाओं का लाभ पहुँचे, किस तरीके से उसके जीवन में बदलाव आए, इस दिशा में संस्था अध्ययन करती है, और अध्ययन के आधार पर सुझाव सरकार को देती है। हम लोगों ने जो सबसे पहला कार्य जो शुरू किया जनवरी 2009 में, कि संस्थान प्रदेश को चलाने के लिए किस तरीके से हम नागरिकों को प्रदेश के विकास से जोड़ें। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद आइडियाज़ फॉर सीएम एक वेबसाइट का निर्माण किया गया। पूरा ये वेब पोर्टल ऑनलाइन है, इसमें कोई भी व्यक्ति देश या विदेश के किसी भी कोने में बैठ करके प्रदेश के विकास के लिए कोई भी सुझाव दे सकता है। उसके सुझाव पर को गंभीरतापूर्वक उसको ऑनलाइन भेज सकता है, उसको बाकायदा एक यूज़र आईडी पासवर्ड अलॉट होता है, और वो अपने सुझाव को देख सकता है कि किस तरीके से उस पर कार्रवाई चल रही है, और उन सुझावों के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार का भी कार्य किया जाता है। अभी तक 12 सुझावों को सरकार द्वारा क्रियान्वयन के लिए चुना गया था, और उनका क्रियान्वयन किया गया, और जो सुझावकर्ता थे उनका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भोपाल मुख्यालय पर उनका अभिनंदन कार्यक्रम भी किया गया है। अगर हम संस्थान की मुख्य गतिविधियों को देखें तो संस्थान का मुख्य उद्देश्य सरकार के लिए सुशासन विषय पर एक थिंक टैंक के रूप में काम करना है। इस थिंक टैंक के रूप में काम करने के साथ साथ जो शासन की कार्यक्रम है, नीतियां हैं, स्कीम्स हैं, उनका इम्पैक्ट, प्रभाव आकलन अध्ययन करना है कि किस तरह से वह योजनाएं फील्ड में काम कर रही हैं, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे योजनाएं चल रही हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो उसमें कहाँ पर कमी है और उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से प्रभाव आकलन अध्ययन का कार्य है। इसके साथ ही साथ संस्थान द्वारा जो नवाचार किए जा रहे हैं प्रदेश में या प्रदेश के बाहर, उनका अध्ययन किया जाता है। उन नवाचारों को क्या मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश के नवाचार किसी ज़िले में हुआ है, उस ज़िले को, उस नवाचार को प्रदेश के दूसरे ज़िलों में प्रसारित करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए काम किया जाता है। इसके साथ ही साथ यदि प्रदेश के बाहर कोई नवाचार हुआ है और वो नवाचार मध्य प्रदेश के लिए उपयोगी है तो इसका अध्ययन करके उस नवाचार को मध्य प्रदेश में लागू किए जाने के लिए संबंधित विभाग की जानकारी में लाया जाता है और उसके क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही साथ संस्थान का एक और उद्देश्य है कि सुशासन विषय पर एक चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराना, और इसके तहत संस्थान द्वारा विभिन्न
स्तर पर राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए, जिससे कि उन विषयों पर एक विचार मंथन हो और उस विचार मंथन से जो निचोड़ निकल के आ रहा है उस निचोड़ का लाभ प्रदेश को, देश को मिल सके। इसके साथ ही साथ संस्था का एक और उद्देश्य है कि जो इस दिशा में, सुशासन की दिशा में काम करने वाली जो अन्य संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं से एक कोलैबोरेशन स्थापित करना, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर स्थापित करना और उनके साथ मिलकर काम करना, जिससे कि उन संस्थाओं की जो प्लस पॉइंट है उसका लाभ इस संस्था को मिल सके और इस संस्था के जो प्लस पॉइंट है, जो इस संस्था की स्ट्रेंथ है, उसका लाभ उस संस्था को मिल सके जिसके साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। अर्गल साहब, आपने बहुत अच्छा बताया कि ये अपने ढंग का पूरे देश में मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ इस तरह का संस्थान किसी राज्य ने बनाया है गुड गवर्नेंस के लिए और अपनी पारदर्शिता के लिए, अपनी सरकार की विश्वसनीयता के लिए। इन सारी चीज़ों को लेकर जैसा कि आपने जिक्र किया अभी कि स्टडीज़ आप करा रहे हैं, कुछ एडवाइजरी सर्विसेज भी दे रहे हैं, कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में आप किस तरह का सहयोग लेते हैं, किस तरह की एजेंसीज आपको सपोर्ट करती हैं? इसमें संस्था दो तरीके से काम करती है। एक तो है कि संस्था अपने फंड से अध्ययन करती है, दूसरा ऐसे कार्य हैं जो कि विभाग चाहता है कि उन विभाग के लिए ये कार्य किया जाए। संस्था दोनों तरीके से कार्य करती है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि संस्था बहुत मितव्ययता के साथ काम करती है। संस्था का जो कोर स्टाफ है उसकी स्वीकृत स्ट्रेंथ मात्र 10 है, लेकिन हमारे पास ये सुविधा उपलब्ध है कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर हमें आवश्यकता है तो हम कंसल्टेंट लगा सकते हैं, फील्ड इन्वेस्टिगेटर लगा सकते हैं, एडवाइज़र लगा सकते हैं और दूसरी संस्थाओं के सहयोग से, मदद से भी कार्य कर सकते हैं। हम लोग दोनों तरह से कार्य कर रहे हैं। जिन कार्यों को करने के लिए संस्था की अपनी खुद की क्षमता है, वे कार्य हमारे संस्था के जो कोर स्टाफ हैं उनके द्वारा किया जाता है जी। जिस कार्य में हमको लगता है कि हमारे पास क्षमता नहीं है, उसके लिए ये संस्था संबंधित संस्थाओं की खोज करती है, उनके साथ में चर्चा करती है और ये संस्था की जो नियमावली है उस प्रक्रिया को अपनाते हुए उस संस्था के सहयोग से उस कार्य को संपन्न कराती है। यहाँ मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी निर्णय लिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी जब इन्वेस्टर्स मीट हुई, कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर एक सर्वे कराएंगे, स्टडी कराएंगे और ये स्टडी रेगुलर बेसिस पे होगी। राज्य शासन द्वारा यह कार्य इस संस्था को दिया गया है। इस संस्था के पास अभी वर्तमान में ये क्षमता नहीं है इस तरीके के कार्य करने के लिए। संस्था द्वारा एक RFP का निर्माण किया जा रहा है। उस RFP के निर्माण के उपरांत जो इस क्षेत्र की काम करने वाली संस्थाएं हैं उनका निर्धारण करके इस तरीके से काम कराया जाएगा। इसी प्रकार लोक सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। जैसा कि आपको विदित है, प्रत्येक ब्लॉक में शासकीय सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है। उस केंद्र से राज्य के नागरिकों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उनका सर्वे करने के लिए भी इस संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निविदा आमंत्रित करके 4 एजेंसियों का निर्धारण किया गया है और उन एजेंसी के माध्यम से सर्वे कार्य कराया जा रहा है। हर 6 महीने में लोक सेवा केंद्रों का सर्वे कार्य किया जा रहा है, जिससे कि उन केंद्रों की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके और नागरिकों को जो सेवाएं मिलनी चाहिए वो नियत समय में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वे सेवाएं प्राप्त हो सकें। अर्गल साहब, आपने बहुत अच्छा बताया कि चूँकि संस्थान की स्थापना को 7 साल हो गए और आप अध्ययन और परामर्श सेवाओं के साथ साथ प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का जिक्र भी आपने किया, तो मुझे ये बताइए कि अब तक के अनुभव के आधार पे आपके अब तक के जितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आपने आयोजित किए हैं, जितनी कार्यशालाएं की हैं, राज्य में सुशासन को और बेहतर बनाने की दिशा में ये कितने सार्थक रहे हैं आयोजन? यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित करना हमारा एक दायित्व रहा है, लेकिन प्रशिक्षण हमारा मुख्य दायित्व नहीं है। प्रशिक्षण के लिए, जैसा कि आपकी जानकारी में, जो प्रशासन अकादमी है उनका मुख्य दायित्व है। हम सिर्फ उन्हीं तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं जो कि प्रशासन अकादमी द्वारा नहीं किए जा रहे हैं या उनके पास उस तरीके के प्रशिक्षण के लिए तत्कालिक रूप से क्षमता उपलब्ध नहीं है। यहाँ मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जब राज्य शासन द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया गया, तो उस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाने में सहयोग देने का और सपोर्ट संस्था के रूप में इस संस्थान द्वारा काम किया गया है।
सेवाओं की प्रक्रिया निर्धारित करने में, उसके लिए कार्यशालाएं आयोजित करना। जब लोक सेवा मैनेजर लोक सेवा पद, एक नया पद का निर्माण हुआ जिले में, मैनेजर लोक सेवा पद पर प्रशिक्षण दिए जाने, उनके जो नवनियुक्त जो मैनेजर हैं उनका प्रशिक्षण दिए जाने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं प्रशिक्षण का कार्य इस संस्था द्वारा किया गया। जब राज्य शासन द्वारा पीपीपी मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में लोक सेवा केंद्रों की स्थापना की जी। तो उन लोक सेवा केंद्रों के जो संचालक नियुक्त हुए, उन संचालक के एक एक प्रतिनिधि का प्रशिक्षण भी भोपाल पर इस संस्था द्वारा आयोजित किया गया। उस समय हमारे पास यह अधोसंरचना उपलब्ध नहीं थी, अन्य विभागों के पास उपलब्ध अधोसंरचना का उपयोग किया गया और उस अधोसंरचना के साथ में सभी लोक सेवा केंद्रों के जो संचालक हैं उनका प्रशिक्षण दिया गया। और उसी प्रशिक्षण और इस संस्थान के द्वारा जो सपोर्ट दिया गया उस अधिनियम के क्रियान्वयन में, उसका आज उदाहरण सबके सामने है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में पहला राज्य बना जिसने उस तरीके का अधिनियम बनाया और उस अधिनियम के क्रियान्वयन को और बढ़िया स्वरूप देने के लिए, एक बढ़िया आधार देने के लिए लोक सेवा केंद्रों की स्थापना की, जो एक सिंगल पॉइंट डिलीवरी सिस्टम है जहां से सारी सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। और उन केंद्रों की सतत मॉनिटरिंग का कार्य, उनके सतत उनको बेहतर बनाने का कार्य, उसके लिए सुझाव देने का कार्य इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से हम सहमत हैं अर्गल साहब आपकी इस बात से कि मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को लागू हुए करीब 4 वर्ष पूरे होने आए हैं और इन बीते 4 वर्षों में मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी के जरिए लोक सेवाओं को और बेहतर बनाने में एक अनूठी पहल मध्य प्रदेश ने की है जो पूरे देश में अनुकरणीय मानी जा रही है। 2-3 चीज़ें और जानना चाहेंगे कि चूंकि संस्थान को काफ़ी अरसा हो गया स्थापित हुए, बहुत सारे प्रयास, बहुत सारी नई सार्थक पहल संस्थान ने की, क्या इस सारे उपक्रमों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ मान्यताएं मिली हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अभी हम नहीं कह सकते हैं, हाँ। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर संस्था ने अपनी पहचान बनाई है। हाँ। भारत सरकार द्वारा कई योजनाओं में इस संस्थान की सहभागिता ली गई है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार द्वारा जो हमारा इस संस्था का एक उद्देश्य है कि नवाचारों का संकलन करना, उनको प्रसारित करना, उसी कड़ी में भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई जिसमें कि 2 नवाचारों का हमने डॉक्यूमेंटेशन किया, उसका संकलन किया और भारत सरकार को वो संकलन दिए हैं। वो कार्य पूर्ण हो चुका है और वर्तमान में वर्ष 2014 में पुनः भारत सरकार द्वारा 2 नवाचारों के डॉक्यूमेंटेशन का कार्य इस संस्थान को सौंपा गया है। आप जानते होंगे कि क्रिस्प करके एक भारत सरकार एक मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम है, उनके द्वारा एक गरीब बेरोजगारों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम की एक विशेष योजना SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के तहत बनाई गई थी, जिसके तहत 10,000 ग्रामीण बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाना था। वह लगभग 15 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था और भारत सरकार द्वारा उस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग एजेंसी इस संस्था को नियुक्त किया था और उस प्रोजेक्ट की पूरी फंडिंग इस संस्था के माध्यम से की थी। इस संस्था द्वारा उस दायित्व को सफलतापूर्वक निर्वहन किया गया और उस प्रोजेक्ट को अच्छी मॉनिटरिंग के कारण राष्ट्रीय स्तर के 2 पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही साथ भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा BRGF योजना अंतर्गत पिछड़े जिलों की एकीकृत विकास योजना और वार्षिक योजना बनाने के लिए तकनीकी सहायता संस्था के रूप में भी इस संस्था का चयन किया गया है और प्रदेश के 6 जिलों में BRGF योजना अंतर्गत एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक योजना बनाने का कार्य इस संस्था द्वारा, उसमें तकनीकी सहयोग का कार्य इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। अर्गल साहब, भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नवाचारों के लिए विशेष पुरस्कारों की कैटेगरी बनाई गई थी, उसमें से एक कैटेगरी में वेब रत्न अवार्ड 2009 का आपके संस्थान की एक परियोजना को मिला जो कि आइडियाज़ फॉर CM शायद थी, उसी के लिए मिला था। तो आपको लगता है कि इस तरह से इंटरनेट के ज़रिए
लोग मुख्यमंत्री को सीधे कोई सुझाव दें। हालांकि इस तरह की पहल इन दिनों अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में भी हो रही है, और वहाँ पर भी लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट पर प्रधानमंत्री से सीधे इंटरेक्ट कर रहे हैं। पर चूंकि मध्य प्रदेश ने पहल काफ़ी अरसा पहले शुरू की थी और एक अवार्ड मिला था, इसके बारे में कुछ बताएं आप। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वर्ष 2009 में हम लोगों ने इस पोर्टल को शुरू किया था, आइडियाज़ फॉर सीएम। हाँ। और आज भी ये पोर्टल सामान्यतः होता यह है कि कोई पहल होती है, एक आध साल चलती है, हाँ। अवार्ड मिलता है, उसके बाद वो पहल ख़त्म हो जाती है। हाँ हाँ। लेकिन यह पोर्टल आज भी इस वर्तमान में भी चल रहा है। इस पर अभी भी सुझाव आ रहे हैं, और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब इन्वेस्टर्स मीट के समय भी इस पोर्टल का उल्लेख किया गया, और उस समय बताया गया कि अगर आपको कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं, तो इस पोर्टल के माध्यम से दे सकते हैं। इस पर अभी तक वर्ष 2009 से लेकर अभी तक लगभग 7,000 सुझाव प्राप्त हुए हैं। एक बार वर्ष 2012 में IIM इंदौर के एक छात्र जो हमारे यहाँ इंटर्नशिप में आते हैं, इंटर्नशिप कार्यक्रम है संस्थान की एक योजना है, उसमें आए थे, उन्होंने इसकी स्टडी भी की थी, जिसमें न केवल मध्य प्रदेश से सुझाव प्राप्त हुए थे उस पोर्टल पर, बल्कि देश से भी सुझाव प्राप्त हुए थे, और जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं उनके द्वारा भी उस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के विकास के लिए सुझाव प्रेषित किए गए। तो मेरे ख्याल से ये एक सशक्त माध्यम है। यदि लोगों को ये विश्वास हो कि हाँ, इस पोर्टल पर सुझाव भेजने पर उस पर कार्रवाई हो रही है, हमारे सुझाव को देखा जा रहा है। यहाँ मैं इस बात का विशेष उल्लेख करना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति के सुझाव को यदि नहीं क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो उसको बाकायदा कारण बताते हुए जवाब भी दिया जाता है, चाहे उसके सुझाव को माना जाए या ना माना जाए, लेकिन उसको जवाब भी दिया जाता है कि हम किस कारणों से इस सुझाव को नहीं कर रहे हैं। या तो सरकार उस कार्य को पहले से ही कर रही होती है, या वो सुझाव ऐसा होता है कि जो हमारे जिसमें कोई प्रैक्टिकल लिमिटेशन हो सकता है, या सरकार की कार्य क्षेत्र के बाहर भी हो सकता है। कुछ ऐसे सुझाव भी प्राप्त होते हैं जो भारत सरकार से संबंधित होते हैं, और कई बार शिकायतें भी प्राप्त होती हैं, लेकिन हर प्रकरण में संबंधित व्यक्ति को जवाब अवश्य दिया जाता है। सर, वर्ष 2009 में आपके संस्थान के एक प्रतिभागी को मंथन साउथ एशिया पुरस्कार मिला था जी। वो किस नवाचार के लिए था? वो हमारा जो उनको मंथन 2009 का उनको अवार्ड दिया था, वो कार्य उनके द्वारा इस संस्था को ज्वाइन करने से पहले का कार्य था। उसमें मोबाइल एप्लीकेशन एक डेवलप की गई थी, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उस पर सलाह मशवरा प्राप्त करने के लिए उस किया था। लेकिन वह कार्य इस संस्था को ज्वाइन करने के पहले का उनका कार्य था। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल अपने विभिन्न परीक्षाओं के आयोजनों के सिलसिले में हुई गड़बड़ियों के लिए पिछले दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहा, पर उसको ठीक करने के लिए भी राज्य सरकार ने आपके संस्थान को एक विशेष परियोजना हाथ में लेकर कुछ सुझाव देने के लिए कहा। वो क्या बहुमूल्य सुझाव थे जो हमने उस संस्थान की गरिमा को लौटाने के लिए संस्थान को दिए हैं? व्यापम, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो संस्थान द्वारा व्यापम की स्टडी की गई थी, हाँ, वो इस जो वर्तमान की गड़बड़ी है, इसको इसके प्रकाश में आने के बहुत पहले की गई थी। अच्छा। संस्थान द्वारा यह स्टडी वर्ष 2009-10 में की गई थी। हाँ। और उस समय मुख्य मकसद ये था कि किस तरीके से हम इस परीक्षा की पारदर्शिता को बढ़ाएं, और इस परीक्षा की जो पेपर लीक होने की कार्रवाई है या नकल करने की कार्रवाई है, उसको किस तरीके से रोका जाए, या गड़बड़ियाँ किस तरीके से रोका जाए। और उस समय जो संस्थान ने इस क्षेत्र के जो तकनीकी रूप से सशक्त संस्थाएं हैं, IIT बेंगलोर, IIT बॉम्बे, CBSE, UPSC, इन क्योंकि ये संस्थाएं भी इस तरीके की परीक्षाएं आयोजित करती हैं, तो उन संस्थाओं के विषय विशेषज्ञ लिए थे, और उन विषय विशेषज्ञ के माध्यम से कंसल्टेंसी का कार्य किया था। और उसमें मुख्य रूप से हमारा जो दायरा था, क्योंकि परीक्षा की इंटरनल मैकेनिज्म क्या चलती है उस पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई थी। हम लोगों ने मुख्य रूप से कि एग्ज़ामिनेशन के कंडक्शन में किस तरीके से गड़बड़ी रोका जाए, उसमें हम लोगों ने OMR शीट का
मुद्दा बताया था। साथ ही साथ हम लोगों ने जो सेंसिटिव जो केंद्र है उनकी वीडियोग्राफी बनाने की बात की थी, और उसके बहुत सारे सुझाव तत्कालीन समय में माने भी गए थे, जिसमें कि हमारे जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं उसमें उनकी मॉनिटरिंग का कार्य भी किया गया था। एक मिनट, जस्ट स्टॉप। अर्गल साहब, एक चीज़ संस्थान के निदेशक के रूप में आपसे जानने की बड़ी दिलचस्पी है कि मध्य प्रदेश में लोक प्रशासन को और अधिक जनोन्मुखी बनाने के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में और क्या नवाचार नए किए जा सकते हैं? आपके मन में क्या कल्पना है? जहाँ तक सूचना प्रौद्योगिकी की बात है, वह भी एक सुशासन का हिस्सा है जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ जो हमारी प्रक्रियाएं हैं उनका सरलीकरण और उनका डेलीगेशन किए जाने का, उचित स्तर पर डेलीगेशन किए जाने की आवश्यकता है। और इस दिशा में इस संस्था द्वारा कार्य भी शुरू किया गया है। अपनी संस्था से ही शुरू किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय से किया गया है कि हम ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेशन प्राप्त करना और ISO इम्प्लीमेंट करना, मैं दो अलग अलग चीज़ें मानता हूँ जी। अगर आप किसी प्राइवेट कंसल्टेंट को लगाएं, वो सारी आपकी प्रक्रिया बना देगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में उस प्रक्रिया से सुधार नहीं होता है। अगर हमको प्रक्रिया में सुधार करना है तो प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले, प्रक्रिया को क्रियान्वित करने वाले उन लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, उन लोगों का उसमें सहभागिता जरूरी है। हम लोगों ने पहले चरण में 3 संस्थाओं में ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ISO इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। पहली संस्था माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय है, दूसरा सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान है, और तीसरा प्रशासन अकादमी है। इसके लिए हमने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का उपक्रम है, उनको कंसल्टेंट नियुक्त किया है, और उनकी मदद से, उनके मार्गदर्शन में हम लोग अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर खुद बना रहे हैं। अच्छा। जब हम खुद बनाते हैं उनके मार्गदर्शन में एक सेट फॉर्मेट में, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि यहाँ पर ये प्रक्रिया का सरलीकरण होना चाहिए, यह निर्णय उस स्तर पर क्यों जाना चाहिए, यह निर्णय तो नीचे स्तर पर लिया जा सकता है। अगर हम सभी विभागों में अपने जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं वो बहुत कई जगह बहुत पुराने बने हुए हैं, जैसे कई विभागों की हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि उनके जो ऑफिस मैनुअल्स हैं वो बहुत पुराने बने हुए, तो उन ऑफिस मैनुअल को रिवाइज किया जाए, नए ऑफिस मैनुअल बनाए जाए। इसी कड़ी में एक और उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे हमारे जो रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्शन रूल्स हैं बहुत पुराने बने हुए हैं। अब आज के परिप्रेक्ष्य में हमें उनको देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे हम सभी कार्यालयों में आप देखें कि अभिलेखों का अंबार लगा है, तो हमको अपने रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्शन रूल्स को देखने की, पुनरीक्षण करने की, और उन पुनरीक्षित नियमों के साथ में अभिलेखों के विनिष्टीकरण किए जाने की आवश्यकता है। अर्गल साहब, आज आपसे काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान और उसकी गतिविधियों के बारे में हमने हासिल की, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी ये संस्थान अपनी अब तक की उपलब्धियों के इस सिलसिले को और बरकरार रखेगा। और मध्य प्रदेश में, जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय, स्वयं आपका संस्थान और मध्य प्रदेश की नरोन्हा प्रशासन अकादमी, ये तीनों संस्थान आने वाले समय में प्रदेश को एक नए स्वरूप में दिखाई देंगे। आज की इस चर्चा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आमने सामने कार्यक्रम के अगले अंक में हम एक बार फिर किसी एक और महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।